नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है सरस्वती IAS PCS का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। आज के वीडियो में हम लोग जो अभी नई एक वैकेंसी आई है BPSC के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत जो सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की जो रिक्ति है 286 पोस्ट के लिए, तो उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बेसिक इन्फो प्रोवाइड किया था, लाइक आपको अबाउट द वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अबाउट द पेपर्स ऑफ जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब कि आप लोग पहले से हल्का फुल्का जान के रखे ही हैं, फिर से संक्षिप्त में समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें होंगी, इसमें आपको जानकारी होगी। और सबसे बड़ी बात कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है उसके लिए एक बेसिक इन्फो और या फिर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो भी आप वीडियो जो भी देखेंगे इसको पूरा देखिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस वैकेंसी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो और टिप्स वगैरह है वो आपको मिलते रहेंगे। पहले आप जान लीजिए कि जो वैकेंसी आई थी 14 जनवरी 2022 को, इस साल की पहली वैकेंसी है BPSC के द्वारा। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, जो कि आपका जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट है बिहार का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उसके तहत एक वैकेंसी आई है। लेवल 9 की वैकेंसी है, मतलब जो आपका पे स्केल होगा वो लेवल 9 का होगा। ठीक है, 286 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और 35% आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए आपका उसमें रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बताया दिया था। जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें आप या तो स्नातक या सिविल के रसायन या फिर आपको पर्यावरण विज्ञान से संबंधित जो स्नातक अभ्यर्थी रहेंगे वही एप्लीकेबल होंगे, या फिर BTech और BE आपने अगर कर रखा है रसायन में, सिविल में, पर्यावरण विज्ञान में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में या बायोटेक्नोलॉजी में, इन पांचों में किसी में आपका BTech और या BE है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने प्लानिंग और आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री हासिल करके रखी है। दो पेपर का एग्जामिनेशन होने वाला है, वो आपका दोनों MCQ बेस्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 125 क्वेश्चन आएंगे, GS पेपर 1 में भी, GS पेपर 2 में भी, और ये उसका जो मार्क्स होगा ये 100 मार्क्स का। तो आइए चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो वैकेंसी आई है, ठीक है, 2 पेपर होंगे, एक एक करके आप दोनों पेपर के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला जो पेपर है ये अनिवार्य पत्र 1 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो GS पेपर है। 2 घंटे का अवधि रहेगा, 100 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे कितना? 125। ठीक है, और उसके बाद जो कंपल्सरी पेपर 2 है वो आपका ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, वो भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 125 क्वेश्चन होगा। अब जानने लायक क्या बात है वो मैं आपको समझा रही हूँ, कृपया करके ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करिएगा तो आपको परेशानी होगी बाद में, फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, फिर आप कॉल करेंगे कि मैम इसमें ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। तो बेहतरीन तरीके से वीडियो को अच्छे से आराम से देखिए। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को समझ लीजिएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद फिर मैं फर्दर इंक्वायरी होगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए पहला GS पेपर 1 के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपका जो GS पेपर होगा, आयोग ने स्पष्ट लिखा है कि GS पेपर का जो ये पेपर है, GS जनरल स्टडी का जो ये पेपर है, इसमें समसामयिक घटनाएं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषयों एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी भी सम्मिलित रहेगी। कहने का ये मतलब हो गया कि ये जो पेपर आप देख रहे हैं इसमें आपका तो करंट इवेंट्स, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट इवेंट्स लिख रहा है। ठीक है, समसामयिक घटनाएं मीन्स हो गया आपको करंट इवेंट्स, जो महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स रहेंगे वो आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आप डे टू डे जो ऑब्जर्व करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, डे टू जो आप ऑब्जर्व करते हैं और वो जो ऑब्जर्वेशन होता है उनसे संबंधित जो भी आपके खुद के एक्सपीरियंस होंगे, कहने का मतलब जो आप अनुभव कर रहे हो उन सब्जेक्ट्स पर, उनसे संबंधित जो आपका जो थोड़ा सा साइंटिफिकल थॉट्स या जो एफर्ट्स होता है, कॉन्सेप्ट होता है,
उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझना होगा और पढ़ना होगा। ये कुल मिलाकर जब अगर आप AAO 67 PT आपने अगर देने वाले हैं, CDPO का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपने ऑडिटर का एग्जामिनेशन दिया है, तो उसमें जो GS का या फिर जो करंट अफेयर्स का जो लेवल है, उससे ये हटके है। ठीक है, मतलब एक तरह से एक अलग ही सिलेबस का यहाँ पर तैयार किया गया BPSC के द्वारा। ठीक है, GS पेपर 1 जो होगा वो करंट बेस्ड होगा, रिलेटेड टू साइंटिफिकल कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ जो आपका जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, जो डे टू डे आप लोग अपने दैनिक दिनचर्या में जिन चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं और जो घटनाएं होती है उसके बारे में आपके क्या थॉट्स होते हैं, उनसे संबंधित मिला करके ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन 125 मार्क्स का 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का। मतलब ये कहीं से अगर आप बोले पूरी तरह से करंट अफेयर्स है तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, या पूरी तरीके से आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक्स्ट जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये मिक्सअप है किनका, जो भी साइंटिफिकल अप्रोचेस होते हैं, ठीक है, जो भी वैज्ञानिक पहलू होते हैं, उनसे संबंधित जो आपका समसामयिक घटनाएं जो करंट इवेंट्स होती हैं, तो उनसे जुड़े हुए ही करंट अफेयर्स ज़्यादातर पूछे जाएंगे और साथ ही साथ अदर इवेंट्स भी, जो करंट से जुड़े हुए अदर इवेंट्स भी होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो भी अभी डे टू डे आपको जो एनवायरमेंट साइंस या फिर आपको सोसाइटी में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जो कि आपको समाज से जुड़ी हुई होती हैं या फिर समाज में पर्यावरण से जुड़ी होती है, ठीक है, आपके आसपास का वातावरण जिन घटनाओं से प्रभावित होता है, वो सभी घटनाओं को GS पेपर 1 में इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि करंट बेस्ड एज वेल एज साइंटिफिकल अप्रोचेस बेस्ड, है ना, जो भी वैज्ञानिक पहलू होंगे और जो भी करंट इवेंट से जुड़े हुए, इन दोनों का थोड़ा सा अगर हम तालमेल लेकर के चलेंगे तो GS पेपर 1 का सिलेबस बनता है। ठीक है, हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि बिहार राज्य से जुड़ी हुई रहेंगी। ठीक है, ठीक है, या फिर उसमें हो सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट या फिर आपको सोसाइटी से जुड़ा हुआ कुछ स्कीम लाया जा रहा है समाज की बेहतरी के लिए, और खासकर अगर आपका जो सेकंड पेपर है उससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण अगर रूल लाया जा रहा है तो वो करंट बेस्ड हो जाएगा। अगर कुछ नया चीज हुआ है तब तो वो करंट बेस्ड हो जाएगा। यानी कि आपको विस्तृत तौर से GS पेपर 1 की तैयारी करना होगा, आपको थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना होगा, ना कि आपको जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल करंट अफेयर्स हैं या गिने चुने जो आप जिससे आप जो 67 BPSC की तैयारी कर रहे हैं या CDPO की तैयारी कर रहे हैं या AAO की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका करंट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ काम नहीं आएगा। आपको खुद से थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, थोड़ा ब्रॉडली पढ़ना होगा। ठीक है, तब जा करके आपका GS पेपर 1 हैंडल आप कर पाओगे। ठीक है, GS पेपर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। GS पेपर 2 5 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। ठीक है, हम लोग बारी बारी चल रहे हैं। 5 सेगमेंट में आप देख लीजिए, जो पहला सेगमेंट है, ठीक है, जिसको ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन बोल रहे हैं, इंग्लिश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये भी आपका 4 पोर्शन में बटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद GS इसमें आप देख लीजिएगा तो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो जा रहा है आपका, यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड में जो जा रहा है आपका हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। 4 और 5 देख लीजिए, 4 में वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन एंड इट्स कंप्लायंसेस, और 5th जो हो रहा है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, साइट ऑथराइजेशन एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार। तो ये हो जा रहा है आपका 5th पॉइंट, यानी कि कह सकते हैं ये सिलेबस का ये 5वां भाग हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अब पूछा क्या जाने वाला है या फिर तैयारी कैसे करेंगे, उसके बारे में तो मैं यहाँ संक्षेप में बताऊंगी। अगला इसका वीडियो बनेगा उसमें आपको बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं संक्षेप में उनके बारे स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता दूंगी, और अगला वीडियो को जरूर वेट करिएगा जिसमें मैं आपको विस्तृत रणनीति और साथ साथ बुक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए बुक लिस्ट बना ही रही हूँ, ये आप देख रहे होंगे, कुछ मैंने अभी 1-2 मार्क करके रखा है, तो ये कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको भी आपको जल्दी बता देंगे कौन कौन से बुक्स या फिर कौन कौन से सोर्स आपको
यहाँ पर आपको हैंडल करने चाहिए, या सॉरी मतलब देखने चाहिए, जिससे आपका ये तैयारी हो पाए। ठीक है, अब देखिए पहला जो पोर्शन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें कि आपको सॉलिड वेस्ट का टाइप और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि उसका जो जो ये जो मैनेजमेंट का जो ऑपरेशन सिस्टम होता है सॉलिड वेस्ट का, वो किस प्रकार का होगा वो आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ, विस्तृत में पढ़ेंगे तो एक एक करके बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ मेरे को रीडिंग नहीं करना, आप रीडिंग करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। बट मैं यहाँ रीडिंग करने के अप्रोच से नहीं चल रही, मैं आपको समझाने के अप्रोच में आ रही हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सॉलिड वेस्ट एक्चुअली होता क्या है, और म्यूनिसिपल लेवल पर उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अभी क्या क्या आपको स्कीम्स है या प्लान्स है, और इसका जो प्रक्रिया क्या हो सकता है, उसके बारे में आपका जो पहला पेपर है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो यूनिट 1 बोलता है, ये उसमें उसकी पढ़ाई होगी। ठीक है, उसको आपको तैयारी करना होगा। सेकेंड वाला में म्यूनिसिपल वेस्ट आपको चलेगी कि म्यूनिसिपल का जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कैरेक्टर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके क्या क्या कॉम्पोजिशंस है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या क्या कॉम्पोजिशंस होते हैं, और या फिर जो अगर कह दे ये जो कॉम्पोजिशन है इनके क्या क्या निर्धारक हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट में क्या है, जो सॉलिड वेस्ट है उसका क्या कलेक्शन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें आपको कुछ कॉमर्शियल वेस्ट होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हमको जानना है, और साथ ही साथ लिटर एंड स्ट्रीट क्लीननेस के बारे में भी, और उसका डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम जो होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब यूनिट 3 जो है थोड़ा सा आपको डिफरेंट लेवल पे जा रहा है, बाकी पहला और 2 सेकेंड यूनिट थोड़ा सा लिबरल है। ठीक है, फोर्थ यूनिट जो आप जा रहे हैं तो ये आपको प्रोसेस के बारे में बात करता है। ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं ट्रीटमेंट या डिस्पोजल होता है जो वेस्ट का, उसके बारे में आपको पढ़ना है, और साथ साथ इसके लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, साथ साथ कह सकते हैं कि इसको रिड्यूस करने के लिए, रिसाइकल के लिए, रीयूज करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, कौन कौन से नए अप्रोचेस लगाए जा सकते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और साथ साथ इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो पब्लिक प्राइवेट ऑनरशिप के माध्यम से अगर इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में भी आपको यूनिट 4 में आप पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना विभिन्न पार्ट्स में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट में हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जान गए। ठीक है, मैंने आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना मैं जरूरी नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपने ग्रेजुएशन जरूर किया है, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं खुद से भी। ठीक है, मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ संक्षेप में, ईच यूनिट के माध्यम से और इस टॉपिक के माध्यम से। ठीक है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले पहला यूनिट जो बताता है वो आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो लिक्विड वेस्टेस होते हैं इसके बारे में आपका ओवरव्यू क्या है। ठीक है, और जो म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो ये सॉलिड वेस्ट होते हैं, इसका जो कितने प्रकार के होते हैं, इसका ओवरव्यू के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, यूनिट 2 जो बोलता है वो वेस्ट वाटर। ठीक है, मतलब अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देख लीजिएगा कि वाटर का रिसोर्स क्या है और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा। ठीक है, और वाटर पोल्यूशन होता कैसे है, सेकेंड वाला यूनिट जो बोल रहा है वो वाटर पोल्यूशन होता कैसे है, इसका सोल्यूशन मतलब पोल्यूशन का सोर्स क्या है। ठीक है, तो वो सेकेंड यूनिट चला जाता है। थर्ड में आपका वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर पानी आपका जो है प्रदूषित हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे विभिन्न माध्यमों से, और उन माध्यमों को पहचान भी करना आपको थर्ड यूनिट में आता है। ठीक है, आ जाइए फोर्थ यूनिट की ओर। ये जो है फोर्थ यूनिट जो बोलता है, ये वाटर को रीयूज करने लायक कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, मतलब पहला तो आप लोगों ने जान लिया कि भाई ये आपका जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, जिसमें आपने पहले इसका इंट्रो समझ लिया। सेकेंड वाले में क्या समझ लिया कि भाई पानी का सोर्स क्या है ना, और स्वच्छ जल के सोर्सेस क्या क्या है धरती पर। थर्ड में जो हो जाता है कि भाई आपको जो साथ साथ सेकेंड वाले में क्या है, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी जानेंगे।
थर्ड में क्या जान रहे हैं हम लोग कि जो पानी प्रदूषित होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और चौथा यूनिट बोलता है कि पानी जो प्रदूषित हो जाएगा तो उसको दोबारा इस्तेमाल करने लायक कैसे बनाया जाएगा, वो फोर्थ यूनिट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। थर्ड नंबर हम लोग आ जाते हैं तो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसका भी पहला पोर्शन जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में ही बता रहा है, मतलब कि जो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका डिफिनेशन क्या है या फिर उसका क्लासिफिकेशन, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से एकत्रित हो रहा है। ठीक है, सेकेंड यूनिट बोलता है बायोमेडिकल और केमिकल वेस्ट के बारे में हम लोग को बताता है। ठीक है, कि इसमें आपको सिग्निफिकेंट मतलब स्पेसिफिक चल रहा है कि बायोमेडिकल और केमिकल वेस्ट है उसका डिफिनेशन आपको जानना है। ठीक है, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, साथ साथ इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में भी जानना है और डिस्पोजल टेक्निक्स और ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना होगा। ठीक है, थर्ड में आपको बोल रहा है फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट, जो भी ये आपको जो हैजर्डस वेस्ट जो होते हैं उसका फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट क्या हो कि आपका इसका हम लोग मतलब प्रकृति को या कह सकते हैं एनवायरमेंट को अधिक से अधिक हम लोग पॉल्यूशन मुक्त होने से मुक्त करने का व्यवस्था कर सकेंगे। ठीक है, मतलब थर्ड यूनिट जो बता रहा है आपको कि जो भी पॉल्यूटेंट्स है, खासकर जो ऐसे हानिकारक अपशिष्ट होते हैं जिसको हम लोग रिसाइकल बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं और जो अधिक समय पर अगर रहता है धरती पर तो इससे खासकर ह्यूमन जो होते हैं और या फिर जो जंतु वगैरह हो जाते हैं तो इनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान होने का संभावना रहता है। तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इनको यूज करने लायक नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इनका प्रोसेसिंग कर सकते हैं ताकि हम लोग धरती पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं या फिर धरती है, मिट्टी है, पानी है, वो थोड़ा सा इनसे होने वाले नुकसान से बच जाए। ठीक है, तो आपको थर्ड यूनिट में आपको इन्हीं चीजों को पढ़ना है। ठीक है, चौथा और पांचवा यूनिट वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन और इसका जो कंप्लायंस होता है। तो ये देखिए जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स होते हैं ये हर समय तर समय आप देखिएगा कि सरकार के द्वारा अनाउंस किए जाते रहे हैं। ठीक है, इनका जो रूल्स और रेगुलेशंस है हर हर कुछ सालों में सरकार के द्वारा नए नए रूल्स और रेगुलेशन लाए जाते हैं। इसमें कुछ नए रूल्स होते हैं, कुछ पुराने रूल्स का अमेंडमेंट्स होता है। ठीक है, तो आपको उनको पढ़ना है और साथ ही साथ इनका कंप्लायंस क्या हो रहा है, मतलब इसका बिहार में कंप्लायंस कितना हो रहा है और सेंट्रल लेवल या फिर पूरे कंट्री में कितना कंप्लायंस हो रहा है उसके बारे में आपको फोर्थ यूनिट में आपको बताना होगा, पढ़ना होगा या जानना होगा। ठीक है, फिफ्थ यूनिट जो बोल रहा है वो आपको इन्वायरमेंट मेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें आपको दो भागों में ये जो पांचवा जो यूनिट है, पांचवा यूनिट आपको दो भागों में बटा है। ठीक है, पहला बोल रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। ठीक है, एक टॉपिक ये बनता है। दूसरा साइट ऑथराइजेशन एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ जो बिहार है इसके अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है हमारे देश में। ठीक है, तो उन दोनों के अप्रोच से हम लोग को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के बारे में अधिक से अधिक जानना होगा। और उसके बाद सेकंड यूनिट को भी जो इसका जो पांचवा यूनिट है उसका सेकंड जो सब टॉपिक है जो साइट ऑथराइजेशन और कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, ये जो है ये भी आपको पढ़ना होगा। कहने का मतलब फिफ्थ जो टॉपिक है ये अपने आप फोर और फिफ्थ दोनों टॉपिक जो अपने आप में क्या है रूल्स रेगुलेशन और उसके कंप्लायंस के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ना है आपको सेंट्रल लेवल पर एज वेल एज आपको बिहार सरकार के लेवल पर भी पढ़ना होगा। इसके लिए आपको सरकारी डेटा का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी जो आप पहला दूसरा तीसरा जो यूनिट आप देख रहे हैं इसके बारे में आपको संक्षेप में समझाई दे रही हूँ। आप जो देख रहे हैं जो जनरल पेपर जो कंपल्सरी पेपर 2 है जो आपका, उसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट ये कन्वेंशनल नेचर का है। 4 और 5 भी सेमी कन्वेंशनल, बट उसमें आपको अधिक से अधिक थोड़ा सा इनपुट देखना होगा कि आपका सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर कितना कंप्लायंसेस हो रहा है रूल्स और रेगुलेशन का। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल का जो भी रूल्स होते हैं उसका कितना असेसमेंट हो रहा है या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस पर आपको कितना ध्यान दिया जा रहा है, इसको भी आपको पढ़ना हो। तो ये हद तक थोड़ा सा करंट बेस्ड हो जाएगा। तो ये मानकर चलिएगा आप लोग, मैं आपको चीज़ों को जो यहाँ पे समझा दे रही हूँ कि GS1 और GS2, ठीक है, या फिर आप कह दीजिए कि आपको जो
सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका सेकेंड पेपर है, ठीक है। दोनों पेपर पे थोड़ा सा आपका सेम ही आपका कन्वेंशनल है और सेम ही आपका नॉन कन्वेंशनल टाइप का है। मतलब कि आपका जो जीएस पेपर 1 है वो उसमें आपको कहीं से भी ओल्ड कंटेंट को ज़्यादा से कम स्थान मतलब ज़्यादा स्थान मिलने की उम्मीद नहीं है। जो भी कंटेंट्स होंगे वो थोड़ा सा आपको करंट बेस्ड होंगे। और अगर जीएस पेपर जो आपका सेकंड पेपर है वो आपका, मैं अगर बोल दूं तो 75% ही कन्वेंशनल होगा, 25% वो भी आपको उसमें नॉन कन्वेंशनल नेचर का होगा, मतलब करंट बेस्ड हो जाएगा। तो यू हैव टू बी अवेयर, मतलब आपको जो भी पढ़ना होगा सोच समझ के पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी। जो भी बुक्स मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल है जिसके तहत आप पढ़ाई करें, क्योंकि आपने जो आपकी डिग्री ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स में है, लाइक आप केमिस्ट्री में है या आपका ग्रेजुएशन है, या फिर इन्वायरमेंट साइंस में ग्रेजुएशन है, या फिर बीई बीटेक आपका इन्वायरमेंट साइंस केमिस्ट्री में है, सिविल में है, या फिर आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर आपने प्लानिंग और आर्किटेक्चर में आपने ग्रेजुएशन करके रखा है। तो कहने का मतलब आपने इन चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। भले ही आपका जो हो सकता है कमोबेश किसी में अधिक कंटेंट्स होंगे, किसी में कम कंटेंट्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर दोनों को हम मिला लेते हैं 200 मार्क्स का जो ये पेपर है, तो 200 मार्क्स में आपको 75 जो क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब 75 जो मार्क्स होगा ये कन्वेंशनल नेचर का होगा, और 125 जो हो जाएगा दोनों मिला करके जो 125 होगा वो आपका नॉन कन्वेंशनल मतलब करंट बेस्ड आपको तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। सिलेबस मैंने अभी समझाने की कोशिश की हूँ, फिर भी अगर सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है या फिर चीज़ों में थोड़ा सा अगर मेरी तरफ से कमी रह गई है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और समय का जरूर ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि मेरा भी क्लासेस चलता रहता है। आप सभी जान रहे हैं कि मेरे द्वारा ऑलरेडी 67 का और ऑडिटर का या डब्ल्यूओ का या फिर सीडीपीओ का क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। बीपीएससी के अदर एग्जाम्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर का भी मैंने क्लास लिया था इस लास्ट ईयर, काफ़ी 5 बैचेस मेरे द्वारा चलाए गए थे। इसके भी क्लासेस चलाए जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी अभी 2-3 क्लासेस चलते हैं, तो समय का ध्यान रखेंगे। खासकर ये चीज़ ध्यान रखेंगे रात में 8 बजे के बाद कॉल नहीं करेंगे, या फिर सुबह में भी आप लोग 8 बजे से पहले कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह में भी क्लासेस चलता रहता है और रात में भी 8 बजे के बाद से क्लासेस स्टार्ट हो चुका रहता है मेरा। तो थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, या फिर सोर्सेस ऑफ कंटेंट्स जो होंगे, जो अभी आप कंटेंट्स देख रहे हैं इसको आपको कहाँ से पढ़ना होगा, लाइक आपको यूनिट 1 यूनिट 2 या यूनिट 3 की पढ़ाई कहाँ से करनी होगी, यूनिट 4 और यूनिट 5 का पढ़ाई आपको कहाँ से करना होगा। तो थोड़ा सा कन्वेंशनल है, थोड़ा नॉन कन्वेंशनल नेचर का ही आपका पढ़ाई होगा, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल्स में ऑलरेडी इसके बाद तैयारी में स्टार्ट कर दी हूँ। बुक्स और सोर्स के बारे में भी मैं आपको जल्दी बता दूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बट समय का जरूर ध्यान रखेंगे। नोट्स वगैरह और क्लासेस के बारे में भी मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फिर से आगामी जो भी वीडियो मिलते रहेंगे उसके मिलेंगे, या फिर आपको आपका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसके बारे में आपको उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अब नोटिफिकेशन बिल जो होता है वो सब्सक्राइब बटन के बगल में उसको जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू।